हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड बायोलॉजी क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 12 के देखिए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हैं वो हम आपको आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। देखिए जो चैप्टर हमारा 12 है, चैप्टर 12 है पौधों में श्वसन यानी रेस्पायरेशन इन प्लांट। तो पौधों में जो श्वसन हमारा चैप्टर 12 है, इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो हम आपको आज के इस वीडियो में कराने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलिसिस की जो क्रिया होती है यह कहाँ होती है। तो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है, आपको याद रखना है, कोशिका द्रव्य में यानी कि साइटोप्लाज्म में होती है। अगला क्वेश्चन है कि क्रेब्स चक्र में एटीपी के कितने अणु निर्मित होते हैं। तो क्रेब्स चक्र की जो प्रक्रिया होती है, क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया में आपको बताना है कि एटीपी के कितने अणु निर्मित होते हैं, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के कितने अणुओं का निर्माण होता है क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया में। तो इसका राइट आंसर है 30 यहाँ पे एटीपी अणुओं का लाभ होता है क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया में। अगला प्रश्न है कि जो अवायवीय श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी के कितने अणु बनते हैं। देखिए जब अवायवीय श्वसन होता है तो उसमें ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी के कितने अणु बनते हैं। तो आपको याद रखना है एटीपी के 2 अणु बनते हैं जब अवायवीय श्वसन होता है। यहाँ पे वायवीय श्वसन की बात नहीं की है, यानी अवायवीय जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है तब ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी बनते हैं, तो 2 एटीपी बनते हैं। अगला प्रश्न है एटीपी क्या है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है ऑक्सीकारक एंजाइम, दूसरा है हार्मोन्स, तीसरा है प्रोटीन और चौथा है उच्च ऊर्जा स्तरीय फास्फेट अणु। तो एटीपी यानी जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है यह उच्च ऊर्जा युक्त फास्फेट अणु होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपको करेक्ट कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी आपका उच्च ऊर्जा स्तरीय फास्फेट अणु आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है कि एटीपी संश्लेषण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को आवश्यकता होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है। आपको बताना है कि जो क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया होती है यह कहाँ संपन्न होती है। तो इसका राइट आंसर है कि यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है, यानी आपको माइटोकॉन्ड्रिया याद रखना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स भाग होता है वहाँ पर क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया जो होती है वो संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है कि एल्कोहल बनता है। तो एल्कोहल आपको याद रखना है कि जब अवायवीय श्वसन होता है तो अवायवीय श्वसन के परिणाम स्वरूप CO2 और एल्कोहल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि TCA का दूसरा नाम क्या है, यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम है क्रेब्स चक्र। आपको याद रखना है कि क्रेब्स चक्र को ही हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी जीवित कोशिका का ऊर्जा रूपी पैकेट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला प्रश्न है कि ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया होती है इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो आपको याद रखना है पायरूबिक एसिड। क्या याद रखना है, पायरूबिक एसिड यानी पायरूबिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि क्रेब्स चक्र का अंतिम उत्पाद है। तो जो क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया होती है इसका अंतिम उत्पाद आपको बताना है कि क्या प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है CO2 प्राप्त होता है और इसके अलावा H2O यानी कि जल की प्राप्ति होती है। तो क्रेब्स चक्र का अंतिम उत्पाद है CO2 और H2O। अगला प्रश्न है कि फास्फेट अणु का ADP से जुड़कर ATP बनाना कहलाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फास्फेट अणु जब ADP से जुड़ करके ATP बनाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम फास्फोराइलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फास्फोराइलेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारी पेशियों में अनाक्षी श्वसन का उत्पाद है। जो हमारी मसल्स होती हैं, जो पेशियां होती है, इनमें अनाक्षी श्वसन के परिणाम स्वरूप कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है। तो आपको याद रखना है लैक्टिक एसिड। क्या याद रखना है, लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है इसके फलस्वरूप कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है। तो आपको याद रखना है कि 8 एटीपी अणु। अगला प्रश्न है कि साइटोक्रोम में पाया जाता है। तो साइटोक्रोम में कौन सा वर्णक पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है आयरन यानी कि लोहा जो है पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश श्वसन किन पौधों का विशेष गुण होता है।
अर्थात ऐसे कौन से पौधे हैं जिनमें प्रकाश श्वसन का गुण पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C3 पौधे। कैसे पौधे? C3 पौधे। अगला प्रश्न है कि जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है और क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया होती है, तो आपको बताना है कि ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी किसे कहते हैं। तो दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक यहाँ पे पूछा गया है आपसे। तो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की जो कड़ी होती है वो होती है एसिटिल कोएंजाइम। क्या होती है? एसिटिल कोएंजाइम होती है। अगला प्रश्न है कि एटीपी के एडीपी में जल अपघटन से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? मतलब जब भी एटीपी एडीपी में जल अपघटन होता है इसका, तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो एटीपी के एडीपी में जल अपघटन से आपको याद रखना है कि 12,000 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितनी? 12,000 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है कि एटीपी क्या है? तो एटीपी जो होती है यह कोशिका की ऊर्जा मुद्रा होती है। क्या होती है? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा होती है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि जो कार्बनिक अम्ल होते हैं, कार्बनिक अम्लों का आरक्यू हमेशा होता है, यानी श्वसन गुणांक कितना होता है कार्बनिक अम्लों का? तो आपको याद रखना है कि 1 से अधिक। कार्बनिक अम्लों का श्वसन गुणांक 1 से अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि CAM चक्र किन पौधों का विशिष्ट लक्षण है? अर्थात किन पौधों में CAM चक्र पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांसलोद विधि। किस पौधों में? मांसल पौधे जो होते हैं उनमें CAM चक्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि वसा में श्वसन गुणांक का मान लिखिए। तो आपने देखा कि कार्बनिक अम्लों का श्वसन गुणांक कितना होता है? 1 से अधिक होता है, जबकि वसा का श्वसन गुणांक कितना होता है? 0.7। अगला प्रश्न है कि ग्लाइकोलिसिस की जो क्रिया होती है, तो इस क्रिया को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया को हम एम्बडेन मेयरहाफ पारनाथ पथवे कहते हैं, यानी EMP पथवी कहते हैं। क्या कहते हैं? EMP पथ। इसको EMP पथ इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसकी खोज 3 साइंटिस्टों ने की थी, एम्बडेन, मेयरहाफ और पारनास ने, इसलिए इसको हम EMP पथवी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक का मान आपको बताना है। तो कार्बोहाइड्रेट में श्वसन गुणांक का मान 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मांसल पौधों का आरक्यू कितना होता है? जो मांसल पौधे होते हैं उनका आरक्यू हमेशा 0 होता है, यानी कि 0 होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।